T20 वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर में आज मैच हुआ नेपाल वर्सेस जापान। उससे पहले मलेशिया वर्सेस यूएई हुआ, जहां पर एक अच्छा खासा स्कोर चेस करते हुए यूएई ने मलेशिया को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और खुद सुपर 6 में पहुंच गए अपने ग्रुप को टॉप कर। उसके बाद हुआ नेपाल वर्सेस जापान और डेफिनेटली कहना पड़ेगा जापान की बहुत ज्यादा तारीफ यहाँ पर बनती है। डेफिनेटली तारीफ यहाँ पर बनती है। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने कल दी थी उसका एनालिसिस हमने पसंद रखा था, नहीं सुना तो एक बार उसको भी सुन लीजिएगा। और आज इसमें मैं बात करें उनकी, जिस तरह से उन्होंने कोशिश अपनी जो है वो 100% उन्होंने ट्राई किया, उसके लिए कमेंडेबल एफर्ट यहाँ देना पड़ेगा। इस पूरे मैच में अगर आप देखेंगे तो जापान जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब यहाँ पर है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचेंगे 97 पे 1 से पूरी टीम उसके बाद ढह गई 131 पर, उसके बाद 90 पे 5 गिरा दिए नेपाल के, उसके बाद फिर भी वो मैच हार गए। फिर इतनी कहां से तारीफ बनती है, बहुत ज्यादा वो खराब खेल गए। आप पहले ये सोचिए, आपने इस मैच को इतना सीरियस ले लिया। ये वो मैच है जहां पर एक 18वें रैंक की टीम एक 44वें रैंक की टीम के साथ खेल रही है। एक वो टीम जिन्होंने 2 T20 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं, एक एशिया कप खेल लिया है, एक ओडीआई स्टेटस टीम है वो लगातार 6-7 सालों से। उस टीम के खिलाफ जापान ने इतना कर दिया कि सब लोग ये 12वें-13वें ओवर तक विकेट के लिए तरस रहे थे उस टीम के बॉलर्स। और उसके बाद 90 पे 5 के बाद पूरा डगआउट उन्होंने इंटेंस कर दिया, फैंस को इंटेंस कर दिया, और साथ में इतना हो गया कि एंड में जब नेपाल मैच जीता तो उन्हें सेलिब्रेशन करना पड़ा। जी हाँ, जब देखा हमने गुलशन झा थे सेलिब्रेशन उनको करना पड़ा। आप सोचिए कि 44वें रैंक की टीम के खिलाफ जीतने पर आपको सेलिब्रेशन का रिएक्शन देना पड़ रहा है। अमूमन टीमें देती नहीं छोटी टीमों को हराकर, लेकिन देना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि जापान ने इस मैच में क्या किया है। तो इसलिए आपको उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा कि जापान ने बहुत बेहतर एक सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है और थोड़ी सी उम्मीद जगाई है कि सुपर 6 में वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर उन्हें उसमें भी कुछ चीजें ठीक करनी पड़ेगी वो बात की बात है, लेकिन सुपर 6 वो पहुंच गए हैं। वेल डन जापान, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। कल भी आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन था और आज भी टीम को देखते हुए नेपाल जो कि 18th रैंक टीम है, बहुत हाई रैंक टीम है, आपसे बहुत ऊपर है, उसके खिलाफ जो आपने परफॉर्मेंस दी 12-13 ओवर तक विकेट के लिए तरसा दिया उनके बॉलरों को, उसके बाद 90 पर उनकी आधी टीम को ऑल आउट कर दिया। कमेंडेबल एफर्ट है, ये जरूर मानना पड़ेगा। ये जापान की बात हो गई। अब जरा मैच पर आ जाते हैं वापस। ये जापान का स्पेशल एप्रिसिएशन बनता था। उसके बाद ध्यान फेस बाय फेस शुरुआत करें। जी हाँ, 1 से 6 ओवर की बात करें तो जापान ने 31 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 45 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। नेपाल ने पहला फेस जीता। वहीं मिडिल ओवर की बात करें 7 से 15 ओवर की तो 73 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर जापान ने। वहीं नेपाल ने सिर्फ 60 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। और कहना होगा जी हाँ, ये फेस नेपाल हारा और जापान जीतने में इस फेस को कामयाब रहा। वहीं फाइनल ओवर डेथ ओवर की बात करें 16 से 20 की तो 27 रन जापान ने जोड़े और 4 विकेट उन्होंने और गंवाए। वहीं नेपाल ने इस डेथ फेस में 27 रन और बनाए बिना कोई विकेट गंवाए और ये फेस और ये मैच नेपाल जीतने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही क्लियर आपको समझ में आएगा। लास्ट फेस रहा जापान के लिए, वही इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहा, जहां पर उन्होंने 4 विकेट गंवा दिया और डेथ ओवरों में वो उतने अच्छे खासे रन नहीं कर पाए। जो उन्हें मिला था, एक बेस मिला था लोअर ऑर्डर को लास्ट के 5 ओवरों में, उसे वो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। और 62 डॉट बॉल्स भी उन्होंने साथ में यहाँ पर खेल दी, जो कि बहुत ज्यादा। उसमें से मेजोरिटी ऑफ डॉट बॉल जो है वो लास्ट के 7-8 ओवरों में ज्यादा यहाँ पर निकल कर आई है। इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स डेफिनेटली आप नहीं खेल सकते, ये क्लियरली क्राइम है। अगर आप 62 डॉट बॉल खेल रहे हैं, लगभग 10 ओवर में डॉट बॉल्स में यहाँ पर निकाल दिए। 2-1 से फेसेस में यहाँ पर नेपाल को जीती, लेकिन एक फेस जापान ने जीता। और जो पहला फेस था उनका, उसमें भी उन्होंने विकेट सिर्फ 1 गंवाया। ये बहुत ज्यादा कमेंडेबल एफर्ट था। वो भी रन आउट हुआ, वो भी रन आउट के जरिए मिला। डेफिनेटली वो फील्डिंग टीम का एफर्ट है, लेकिन बॉलर की तरफ से नहीं, वो एक फील्डिंग टॉप फील्डिंग के दम पर वो विकेट मिला, वरना शायद यहाँ पर 0 लिखा हुआ आता अगर दीपेंद्र सिंह यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग की वजह से वो नहीं मिला होता। देखिए दिल्ली क्रिकेट लगातार ये हमने अपने कई वीडियोस में ये लगातार कहा है, जब आप इवेंट पे जाते हैं ना खेलने के लिए, वही वो मौका होता है कि आपको परफॉर्मेंस कर अब तारीफ बटोर रही है दुनिया के सामने। क्योंकि इवेंट वो जगह है जहां पर अगर बायोलिटरल आपके 5 लोग देख रहे होंगे, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, तो इवेंट पर आपके 10,000 लोग देख रहे होंगे, 5,000 देख रहे होंगे, 25,000 देख रहे होंगे, और डिफरेंट तरह की सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव रहते हैं स्पोर्ट्स पेज। इवेंट वो मौका होता है जब आपको परफॉर्मेंस कर दिखाना होता है कि हाँ हम कितने बेटर टीम है। और जापान के लिए वो इवेंट है एशिया एपी क्वालिफायर, जहां पर उन्होंने क्लियरली ये दिखा दिया कि वो बहुत ज्यादा बेटर कर रहे हैं और उन्होंने पूरा तारीफ और लाइमलाइट बटोरने में वो कामयाब हो गए। आज की इस बैटिंग यूनिट की बात करते हैं। अभिषेक आनंद रन आउट हो गए, पूरा क्रेडिट दीपेंद्र सिंह को जाएगा, इस तरह से आउट किया। लेकिन उसके बाद ईशम रहमान और कारो अकोफ्लेमिंग ने एक जबरदस्त इनिंग खेल डाली यहाँ पर। बिल्कुल, और बहुत अच्छी पार्टनरशिप की दोनों ही बल्लेबाजों ने और बहुत अच्छे
थोड़ा सा हेल्थी स्ट्राइक रेट से जी। और अच्छा स्ट्राइक रेट हो सकता था, लेकिन फेस में जिस तरीके से बिल्डअप किया, पार्टनरशिप की, टीम को एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचाया इन दोनों बल्लेबाजों ने, वो बहुत काबिले तारीफ था। खासकर फ्लेमिंग की अगर हम बात करें, उनकी जिस तरीके से इनिंग रही वो जी हाँ, बहुत शानदार बिल्कुल यार उनका चार्ट देखना बनता है कि आखिर उन्होंने बैटिंग शॉट्स किस तरह से लगाए। बहुत ही बेहतरीन इनिंग रही है जापान के कैप्टन की, अपने से इतनी हायर रैंक टीम, इतनी एक्सपीरियंस बॉलर के खिलाफ। बिल्कुल। और उनका जो हॉट जोन रहा, जो फेवरेट एरिया रहा, वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट का एरिया रहा। 19 रन और 22 रन उन्होंने रेस्पेक्टिवली मारे आपके मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच, और बहुत अच्छा खेले हैं। ज्यादा क्या शॉट्स थे बिल्कुल। संदीप लामिछाने को, बैक टू बैक सिक्सेस उन्होंने लगाए, लॉन्ग ऑफ बैक टू बैक, और इतनी स्मूथ टाइमिंग के साथ सिक्सेस थे। पावर कम, टाइमिंग ज्यादा था। कमाल का शॉट था वो। बहुत अच्छा। और लॉन्ग ऑन पे जिस तरीके से उन्होंने खेला, जैसे आपने बताया जी हाँ। संदीप पे बैक टू बैक मारे, तो वाकई में बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने दिखाया। और अच्छे खिलाड़ी, वो बहुत अच्छे हैं। टेक्निक उनकी अभी से नहीं, हमने कुछ आज उनके जो ग्लिम्स है वो हमने पहले भी देखे हैं, उनके कुछ बायलैटरल में कुछ, लेकिन फर्क होता है यहाँ इवेंट पर जब बड़ी टीमें आती है। पिछले मैच में कुवैत के खिलाफ रन्स किए, जी हाँ। आज नेपाल के खिलाफ तो और ऊपर आगे निकल गए। बिल्कुल। तो शॉट से काफी कुछ पता चल जाता है कि वो बल्लेबाज के अंदर कुछ बात है, कुछ खासियत है या नहीं, वरना ये ऐसे ही है बस फीके वाले बल्लेबाज हैं, टेम्परेरी हैं। लेकिन नहीं, बहुत अच्छे टेम्परामेंट और क्लास बल्लेबाज हैं कप्तान फ्लेमिंग, और बहुत उम्दा इनिंग उन्होंने अपनी टीम के लिए खेली। बिल्कुल। देखिए, सबसे अब एक चीज होती है, उसके बाद पूरी तरह से टीम जो है वो बेपटरी हो गई, और शुरुआत हुई इसम रहमान से, जी हाँ। जब उन्होंने अपना विकेट एक बहुत ही हवाई लंबा शॉट खेलने के लिए अपना गवा दिया। अब ये वो फेस होता है जब आप सेंसिबल क्रिकेट से थोड़ी दूरी कर लेते हैं। आप 12.4 ओवरों में 96 या 90 ऐसे कुछ थे मेरे ख्याल से, 95-96 था, जब आपका एक विकेट ही था, दूसरा विकेट भी गिरा नहीं था। इस फेस पर आप दोनों जो कि सीनियर प्लेयर हैं अभी के लिए इस टीम में, तो आपको ये करना था कि आप इस मैच को खुद के विकेट्स को बचाकर 16वें ओवर तक लेकर चलते। उसके बाद आप अटैक करना शुरू करते। आपने जो अटैक्स किए बीच में वो गए, ठीक है, आपने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। अब आपका काम था कि अभी भी अंधाधुन मारना नहीं, 16-17 तक जाने का ये प्लान होना चाहिए था। वहां पर ईशम ने गलती कर दी और सोमपाल कामी की गेंद पर उन्होंने उठाकर मारा और विकेट गवा दिया। उसके बाद पूरी की पूरी टीम महज 131 रन तक ही पहुंच पाई और बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाए बाकी के बल्लेबाज भी, और सबके सब सॉफ्ट डिसमिसल हुए और अपना विकेट जमाकर यहां पर चले गए। लेकिन जिनकी तारीफ बनती थी, ईशम रहमान ने कुछ अच्छे शॉट्स यहां पर लगाए। कड़वा को फ्लेमिंग की इनिंग खास करके बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रही, जो शॉट्स उन्होंने खेले कमेंडेबल रहे। एंड नेपाल की बॉलिंग की यहां बात करते हैं, शुरुआत में 11-12 ओवर तक बहुत ही ज्यादा तरसा दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद बॉलर्स ने अच्छी वापसी की है। बिल्कुल सही कहा। सोमपाल ने वापसी कराई। जी हाँ, सोमपाल कामी ने बहुत उम्दा बॉलिंग कराई है, और वहीं पर संदीप लामिछाने ने फिर दोबारा काफी अच्छे नजर आए, रिदम में नजर आए, और गुलशन झा ने बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग कराई है। गुलशन झा ने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया, कड़वा को फ्लेमिंग का भी लिया, उन्होंने स्लोअर डिलीवरी डालकर ही आउट किया। बहुत अच्छी आज उनकी बॉलिंग, जो कि अमूमन देखते हैं कि वो थोड़ा सा अपनी सॉरी लाइन से थोड़ा भटक जाते हैं, लेकिन आज काफी कंट्रोल में नजर आए, काफी अच्छी 2 विकेट भी निकाले। और ललित राजवंशी और कुशल भुरतेल का थोड़ा सा डे आउट इतना अच्छा खासा गया नहीं, तो होता है क्रिकेट में ऐसा। लेकिन साथ ही जो गेंदबाज हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा संभाला, और वरना ये स्कोर शायद 170 के करीब गिरता, जिस तरीके से वो बल्लेबाज जा रहे थे। लेकिन कुछ गलतियां बल्लेबाजों से हुई और कुछ अच्छी गेंदबाजी नेपाल के बॉलर्स ने डाली, जिसके बदौलत 131 पर रोकने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा आपने। और डेफिनेटली संदीप लामिछाने की शुरुआत के वजह से अच्छे नहीं गए, जहां पर कड़वा को ने उनके जम की खबर ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छी वापसी यहां पर जरूर की। तो एक अच्छे खासे टोटल पर रोकने में टीम कामयाब हो गई। बॉलर्स ने शुरुआत में स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद इतने में तो रोक ही दिया कि आपको बॉलर्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने ठीक ठाक स्कोर पर रोक दिया। भले ही देर वापसी की हो, लेकिन वापसी की, ये यहाँ पर जरूर मानना पड़ेगा। तो बल्लेबाजी की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब बल्लेबाजी में अगर आप देखें, शुरुआत अच्छी हुई, कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने इस बार भी तेज शुरुआत दिलाई हमेशा की तरह, हालांकि। लेकिन उसके बाद शॉर्ट बॉल में दोनों का ही विकेट यहां पर लिया गया। कुशल भुरतेल शॉर्ट बॉल में आउट हुए, 21 गेंदें भाग, बहुत ज्यादा स्लो वो खेल रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। आज की उनकी इनिंग में काफी स्ट्रगल था इन कंपेयर टू जो कुवैत के खिलाफ उनकी इनिंग आई थी। लेकिन शॉर्ट बॉल हुआ और वो एक बहुत बेहतरीन कैच जो है उनके जापानी कप्तान ने पकड़ी और वो आउट हुए। उसके बाद आसिफ शेख, इन्होंने काफी तेज खेला, 181 के स्ट्राइक के साथ बल्लेबाजी की, काफी अच्छे टच में थे। काम ही है, ओपनर्स का काम ही है कि आप 30-35 तेज रन करिए, इंपैक्ट डालिए, उसके बाद भले आप आउट होकर चले जाइए। उन्होंने वही इनिंग खेली, हालांकि शॉर्ट बॉल पे उनका भी विकेट कहीं ना कहीं गया और वो भी थर्ड मैन पे अपना कैच थमा बैठे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक बड़ा जो है जबरदस्त टर्न अराउंड आया, मिडिल ऑर्डर फुल्ली एक्सपोज हो गया इस मैच में। अगर हम देखें, रोहित पुड़ैल 19 गेंदों में 18 रन, ये बार बार रोहित पुड़ैल के ऊपर जो ह्यूज प्रेशर है वो बनता जा रहा है कि आप जो है आपकी जो स्ट्राइक रेट है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर टीम को हो रही है। एक आप देखिए, आप ही के सामने ओपोनेंट टीम के कप्तान ने क्या इनिंग खेली,
रिकार्डो वाको फ्लेमिंग जो अपने से इतनी बड़ी गुना हायर रैंक की टीम के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहली बार वो खेले हैं और उनकी इनिंग आप देखिए, आप उनकी इनिंग से सीख सकते हैं इस मैच में कि किस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी। रोहित कुणाल डेफिनेटली ह्यूजली डिसअपॉइंट कर रहे हैं विद द बैट एज अ बैट्समैन, वो डेफिनेटली यहाँ पर ह्यूजली प्रेशर प्रेशर बन रहा है टीम पे। ऐसे कर बहुत ज्यादा उनके वो कप्तान है इसलिए टीम में है। ऐसे आपने कई प्लेयर देखे होंगे दुनिया में जो कप्तान है इसलिए टीम में बने हुए थे, उनकी फॉर्म खुद बड़ी खराब थी। मुझे एक नाम याद आते हैं, एरन फिंच, ऑस्ट्रेलिया के, जब वो रिटायर हो रहे थे उससे पहले उनका हाल ऐसा ही था। एक नाम और है, आप शान मसूद को देख लें, पाकिस्तान के जो रेड बॉल कप्तान है, वो भी एक नाम होंगे। बिल्कुल, ऐसे बहुत नाम आपको गिना सकते हैं अगर बैठे इतना सोचे, लेकिन ये है प्रेशर बन रहा है, इस ऐसी इनिंगों से काम नहीं चलेगा रोहित। उसके बाद संदीप जोरा, डेफिनेटली इवेंट्स हैं, इससे अच्छा मौका संदीप आप क्या लेंगे? अगर आप यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो कहाँ परफॉर्म करेंगे? बायलैटरल सीरीज कोई नहीं देखता, ये याद रखिए। जब आप वर्ल्ड मैप पे अपने आप को थोड़ा सा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, बायलैटरल कोई नहीं देखता, नेपाल से बाहर नहीं निकलता वो। आपको इवेंट में परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और ये इवेंट अच्छे मौके थे, आपने ये मौका गवा दिया। क्या बेहतर होता आप इस मैच को फिनिश करते 25-30-35 कर आप सीधा हाथ में थमा बैठे। कुशल मल्ला वो भी सीधा कॉटन बोल्ड होकर विकेट उन्होंने भी अपना गवा दिया। सब सॉफ्ट डिसमिसल यहाँ पर हुए। रोहित कुणाल भी आगे प्लेट करने का और एलबीडब्ल्यू आउट यहाँ पर हो गए। उसके बाद दीपेंद्र गुलशन ने आकर जिम्मा संभाला। दीपेंद्र ने थोड़ा काम रहकर 14 में 14 गेंदें एक छोर संभाला और गुलशन ने स्ट्राइक करके गेंद को बहुत अच्छा किया। गुलशन झा का डे रहा है, पूरा शो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा किया है उन्होंने, बहुत अच्छी उनकी आउटिंग रही है और उम्मीद करेंगे गुलशन झा नेपाल भी उम्मीद करेगा कि ऐसे ही ऑलराउंडर अगर परफॉर्म करने लगे टीम के लिए तो टीम का बेड़ा पार है। टीम बहुत आगे जाती है, किसी भी इवेंट पे आप उठाकर देख लीजिए, ऑलराउंडर्स हमेशा ऑलराउंडर ने ही क्रूशियल रोल अदा किया है। कोई भी जिस भी टीम ने आईसीसी इवेंट जीते, जी हाँ, और आईसीसी इवेंट में जिन्होंने भी फतह की है उनका हाल यही है कि ऑलराउंडर्स बहुत उपयोगी रहे हैं। तो वैसे ही गुलशन झा अच्छा कर रहे हैं, आज के मैच काफी अच्छा किया और क्रूशियल रन तेज तरह आके उन्होंने मारे और टीम को जीत दिलाने में बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स कलेक्ट किए यहाँ पर नेपाल ने, क्योंकि अब सीरीज में कैरी फॉरवर्ड वो करेंगे सुपर 6 में। तो यूएई और नेपाल दोनों ही अपने 2-2 पॉइंट्स लेकर जाएंगे वहां पर, क्योंकि उन्होंने अपने काउंटर पार्ट दोनों टीमों को हरा यहाँ पर दिया है। बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं जापान के लिए, मैच में लगातार बनाए रखा बॉलरों ने, इसका क्रेडिट हमें देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने छोटे से टोटल में भी सामने अच्छी खासी तगड़ी बैटिंग लाइनअप, लंबी बैटिंग लाइनअप, उसके बावजूद भी मैच में लगातार बने रहे। थोड़ी थोड़ी देर में विकेट टीम निकालती रहे, बॉलर्स निकालते रहे। बहुत अच्छा कहा आपने। एक चीज बहुत अच्छी लगी जापान को देखकर कि ये बहुत सोचने वाली चीज है, लेकिन दिल्ली क्रिकेट से जरूर कहेगा ये बहुत ही ज्यादा एक लो आप कह सकते हैं कि कोई पॉइंट भी होता है, लेकिन क्रिकेट में बहुत मैटर करता है। जो कुछ और एंगल से सोचते हैं कि एक्स्ट्रास जापान ने इतने नहीं, ये बहुत तारीफ करने की बात है। आप रन खाए हैं बॉलिंग से, वेल डन जापान। इसलिए हमने शुरू में कहा आपको कि तारीफ बनती है। अगर आप अंधे फैन हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों तारीफ बनती है, लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत कम ही लोग ये बात करते हैं और डेली क्रिकेट ही बात करता होगा। मुझे नहीं लगता इस बारे में कोई बात भी करता है इतना, कुछ 8% को छोड़ के। जी हाँ, जरूर। तो ये चीज नोटिस करने की है, क्या ये टीम इंप्रूव करेगी, क्या ये टीम बेहतर होगी, इससे पता चल सकता है कि हाँ ये टीम इंप्रूव करेगी। कि आप एक्स्ट्रास नहीं दे रहे, एक्स्ट्रास पे बहुत कंट्रोल है। यकीन मानिए एक्स्ट्रास पे अगर आप कंट्रोल रख पाए एज अ बॉलर तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप गलतियों पे, फिर आप गलतियों पे फोकस करेंगे। एक्स्ट्रास एक अलग बर्डन होता है, वो क्राइम है डालना, अगर वो कोई डाल रहा है तो आपसे गलतियां हुई हैं, आप बॉलिंग डालते हुए गलतियां कर रहे थे, उस चीज पर गौर करने की जरूरत है। कुछ लेंथ आपकी खराब रही है, लाइन मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब रही है, लेंथ काफी खराब रही है, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। सवाउरीश रविचंद्रन ने एक और बार अच्छी बॉलिंग कराई और उसके बाद हम देखें स्लैटर जो है बॉलर, उन्होंने भी काफी उम्दा बॉलिंग कराई है। कुछ ग्लिप्स है, इसको पकड़ कर चलिए, यकीन मानिए जापान टीम कुछ अच्छा कर सकती है सुपर 6 में। अगर वो एक जो आपने बल्लेबाजी से कहा वो जरूरत नहीं था 12वें-13वें ओवर में, आपको समझना पड़ेगा कि हमें कब हिट करने जाना है और कब अभी रुक जाना है। ये चीज अगर आपने सीख ली, आपने बेहतर कर ली तो सुपर 6 में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और बॉलिंग में समझा बिल्कुल। तो फिलहाल यही एनालाइज कहीं ना कहीं था। जापान डेफिनेटली इंप्रेस करने में कामयाब रहा इस मैच में, लेकिन नेपाल ने बहुत इंपॉर्टेंट अपने 2 पॉइंट्स कलेक्ट किए और अपने ग्रुप में उन्होंने टॉप किया। और इसी के साथ नेपाल को भी कांग्रेचुलेशंस और यूएई को भी, क्योंकि यूएई भी पहुंच गए थे। उसका एनालाइज हम नहीं कर पाए, हर वीडियो का हर मैच का एनालाइज नहीं ला सकते हम, सारे मैचेस देखते नहीं है। खैर चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली के चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए और जुड़े।